नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में हिस्ट्री वाला एक नया पार्ट हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है भारत की जीवंत परंपराएं। जी हां दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के सभी छात्रों के लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ उपयोगी होने के साथ साथ में इस वाले पार्ट में आज लेक्चर नंबर 3 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, मतलब इस सब्जेक्ट की शुरुआत करें 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय परंपरा के संवाहक। जी हाँ, दरअसल हम जो आपकी फर्स्ट यूनिट अभी चल रही है भारत की जीवंत परंपराओं में, उसे हम इस यूनिट में बेसिकली हम भारत की परंपराओं के बारे में पूरे विस्तार से समझेंगे, ठीक है ना। तो उसी क्रम में एक नया टॉपिक आया कि भारतीय परंपरा के संवाहक। संवाहक का मतलब हुआ कि जो भारत की परंपरा को आगे बढ़ाने में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने में जो सहयोगी हुए हैं, ऐसे संवाहक हमें बताना है। तो ऐसे संवाहकों में विशेष रूप से अगर मुख्य रूप से बात करें तो मंदिर, मठ या घटिकाएं जो है इस प्रकार के प्रमुख संवाहक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आज इसी पर हमारा सेशन होगा जिसमें व्यवहारिक रूप से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है क्यों हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये दरअसल जब हम इसके महत्व को डिस्कस करते हैं ना, तो इसकी जो धारणा होती है या आवश्यकता, या जिसको हम प्रासंगिकता बोलते हैं, ये अपने आप हमें समझ आ जाती है ना। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल इस लेक्चर का, इस सब्जेक्ट के इस लेक्चर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग डेली मॉर्निंग में 11 बजे का है। अभी कुछ कारण से क्लासेस लेट हो रही थी, लेकिन अब मैं पूरा प्रयास करूंगा कि क्लासेस टाइम पे ही हो। ये इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट है जिनकी लिंक प्लेलिस्ट में दे दी गई है, जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी नया यूट्यूब चैनल है जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में करवा रहा हूं आप लोगों को, है ना। प्रज्ञान हिंदी नया यूट्यूब चैनल है, तो जाकर सर्च करेंगे तो ही मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी। चलिए, ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है, और सिलेबस में यदि आप देखते हैं तो आज का टॉपिक जो है फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक होने जा रहा है, ठीक है ना। इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड पर क्लासेस हो चुकी है, आज ये थर्ड टॉपिक होने जा रहा है भारतीय परंपरा के संवाहक। भारतीय परंपरा के संवाहक, भारतीय मंदिर, मठ और घटिकाएं। क्या हो रहा है इसको, चलिए क्लियर है। तो ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक जो है आपकी क्लासेस चलेंगी, हर एक कॉन्सेप्ट पर पूरे यूनिट 5 तक हर एक टॉपिक पर एक क्लासेस होगी। चलिए, तो टेबल ऑफ कंटेंट में जरा देख लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ना है हमको। तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंतर्गत देखते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर व्याख्या के पर बात करनी है, उसके बाद में हम बात करेंगे भारतीय परंपरा के संवाहक। अब भारतीय परंपरा के संवाहक में क्या क्या पढ़ना है वो महत्वपूर्ण है। व्याख्या के रूप में हम ये देख लेंगे कि ये जो संवाहक की हम बात कर रहे हैं ये कितने महत्वपूर्ण है, और ये संवाहक एक्चुअल में है क्या, ताकि हमारी एक पृष्ठभूमि बनकर तैयार हो जाए। सेकेंड पॉइंट में हम एक्चुअल उन संवाहकों पर बात करेंगे जो भारत की परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसे संवाहकों में जैसे भारतीय मंदिर रहे हैं, बौद्ध मठ, जैन मंदिर, गुरुद्वारे, इस्लामी तीर्थ स्थल या घटिकाएं, ये आदि आदि ऐसे स्थल रहे हैं जिन्होंने भारत की परंपरा को आगे बढ़ाया है संवाहक के रूप में। क्लियर है। तो आइए हमें दरअसल इन पर एक एक करके वन बाय वन इन सभी पर डिस्कशन करना है, जिससे कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं व्याख्या की। दरअसल दोस्तों, अगर हम जब व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या में हम उस टॉपिक का निचोड़ देखने का प्रयास करते हैं, इस टॉपिक का निचोड़ देखने का प्रयास करते हैं। और जहां तक हम बात करते हैं भारतीय मंदिरों की, तो सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि मंदिर के अलावा जो मठ हैं, या जो बौद्ध तीर्थ स्थल है, या जैनियों के तीर्थ स्थल है, या इस्लामिक तीर्थ स्थल है, वो सभी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरअसल भारत में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सभी की सिर्फ सांस्कृतिक महत्व ही नहीं है भारत में, बल्कि सांस्कृतिक महत्व रखने के साथ ही साथ इनका एक ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। क्योंकि भारत में जब आप मंदिरों की बात करते हो, बौद्ध मठों की बात करते हो, तो हजारों सालों का इतिहास इनका देखने को मिलता है, जिससे हम प्राचीन संस्कृति से रूबरू होते हैं या प्राचीन स्थापत्य कला हमें जानने को मिलती है। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये प्राचीन समय की हजारों साल पुरानी उन कलात्मक जो परंपराएं रही है, उन परंपराओं को ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सिर्फ कलात्मक परंपरा ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र की जो परंपरा है उन परंपराओं को इन्होंने आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि भारतीय मंदिर हो, मठ हो या गुरुद्वारे हो, ये सब सांस्कृतिक महत्व ही नहीं रखते, साथ ही साथ में ऐतिहासिक महत्व भी रखते हैं। ये जो पवित्र पूजा के स्थान हैं
या पूजा के स्थान है, ध्यान करने के स्थान है, या सामुदायिक समारोह करने के जो स्थान है, ये समाज के अंदर सामूहिक रूप से एक केंद्र का काम करते हैं, जहां पर सभी केंद्रित होते हैं, है ना, जहां पर सभी केंद्रित होते हैं। दुनिया भर के लाखों भक्तों, तीर्थयात्रियों या पर्यटकों को ये तीर्थ स्थल आकर्षित करते हैं, और इन पवित्र स्थानों का अवलोकन ही हमें आज के इस सेशन में कंप्लीटली करना है। और उन पवित्र स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण जो 6 पॉइंट होंगे, जो मैंने आगे आपको बताए थे, उनमें से प्रमुख होगा, सबसे पहले भारतीय मंदिरों पर बात करेंगे, उसी प्रकार से बौद्ध मठों पर बात करेंगे, जैन मंदिर होंगे, गुरुद्वारे होंगे, इस्लामी तीर्थ स्थल होंगे, और अंत में हम घटिकाओं पर चर्चा करेंगे। तो ये 6 बिंदु है, 6 पॉइंट है। वैसे तो यार देखिए, टॉपिक बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है ना, पढ़ोगे आपको समझ आएगा, सब कुछ क्लियर होगा। एक दुविधा होती है जब एग्जाम में आंसर राइटिंग करने बैठोगे तब, और उसको, उसी चीज को अगर आपने समझ लिया ना, तो ये तकलीफ आपको आगे नहीं आएगी। क्या दिक्कत आती है, पढ़ोगे भी, समझोगे, समझ ला जाएगा, सब हो जाएगा। एग्जाम में जब आंसर राइटिंग करने बैठोगे तो समझ नहीं आएगा कि लिखना क्या है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है, जो कंटेंट होता है किताबों में, उस कंटेंट को पढ़ करके आप व्यवहारिक रूप से थोड़ा बहुत उसको समझ लोगे, लेकिन लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि आपका जो पढ़ने का पक्ष होता है वो या तो सैद्धांतिक होता है या फिर व्यवहारिक होता है। सैद्धांतिक होगा तो क्या करोगे, आप रटना चालू कर दोगे, समझने का प्रयास नहीं करोगे। और जब व्यवहारिक रूप से पढ़ोगे तो क्या करोगे, सैद्धांतिक पक्ष पूरी तरह से भूल जाओगे, और इसी कारण से आपकी जो प्रोफेशनल वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं ना, वो आपको एग्जाम में याद नहीं आते, और आप अपनी भाषा में लिखना कुछ और होता है, लिखकर कुछ और चले आते हो, नंबर पूरे कट जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। और ये इसी प्रकार का एक सब्जेक्ट है, इसको आसान समझने का की जो गलती है ना, वो मत करिएगा, आगे और इन गलतियों को दोहराइएगा मत। सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत आसान, समझने में बहुत आसान है, थोड़ा सा और प्रयास कर लो, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को मिला दो, तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो एक एक करके इन सभी संवाहकों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या हमें लिखना है। देखिए, समझने में तो सब कुछ समझ आता है। भारतीय मंदिर पर अभी आपसे कहूंगा तो आप 10 पेज लिख दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लिखना क्या है, अगर ये आपको पता होगा ना, तो आप सटीक रूप से एक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे, एक बेहतर परफॉर्म दे पाओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, 10 पेज लिखने का महत्व नहीं है, बल्कि 10 लाइन आपकी महत्वपूर्ण होना चाहिए, किन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय मंदिरों पर। भारतीय मंदिर वाले कॉन्सेप्ट में आप क्या क्या लिखोगे, सुनिए ध्यान से। पूरी प्रोफेशनल लैंग्वेज के साथ बताऊंगा, और व्यवहारिक रूप से आगे समझाते हुए आगे बढ़ेंगे हम, ताकि कोई दिक्कत ना आए। देखिए, भारतीय मंदिर के अंतर्गत जैसे हिंदू मंदिर भारत में सबसे प्रमुख धार्मिक संरचना है। ये कीवर्ड हैं, ये कीवर्ड हैं जो लैंग्वेज में प्रोफेशनलिटी डाल देते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर करें, है ना। तो हिंदू मंदिर जो है भारत में सबसे प्रमुख धार्मिक संरचनाएं होती है। ये विभिन्न स्थापत्य शैलियां हैं। क्या है? स्थापत्य शैलियां हैं। एकदम शॉर्ट में बता दिया। भारतीय मंदिरों में कई प्रकार की अलग अलग दिशाओं के मंदिरों में अलग अलग शैलियों का प्रयोग किया गया है, जिससे हमें आज भी, हम वर्तमान में भी हजारों साल पुरानी जो शैली चली आ रही थी, उसको हम आज बेहतर तरीके से जान पाए हैं, और उसे वर्तमान की शैली में समन्वित कर पाए हैं, जो क्षेत्र के इतिहास और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती है। क्लियर है? कहने का अर्थ यह है कि ये जो हजारों साल पुरानी शैलियां रही है, स्थापत्य शैली रही है, ये स्थापत्य शैली इतिहास और संस्कृति के प्रभाव को दर्शाती है, कि जिस मंदिर की, जिस क्षेत्र के मंदिर की हम बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र में वह शैली अपना किस प्रकार से सांस्कृतिक प्रभाव रखती थी, उस सांस्कृतिक प्रभाव के साथ ही साथ में उसके इतिहास को भी जानने का हमें आज मौका मिल रहा है। प्रत्येक मंदिर में आमतौर पर एक केंद्रीय गर्भगृह होता है। आमतौर पर, सभी में तो नहीं कहेंगे, 100% नहीं कहेंगे, लेकिन आमतौर पर जो मंदिर होते हैं उनमें एक गर्भगृह होता है। इसमें मुख्य देवता की, है ना, उस गर्भगृह में एक मुख्य देवता की मूर्ति होती है। भारत के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में, जैसे तिरुपति वेंकटेश मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, या मदुरै का मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल। यही नहीं, भारत में कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन दक्षिण भारत की जब हम स्थापत्य शैली की बात कर रहे हैं,
तो उसमें जैसे तिरुपति के वेंकटेश मंदिर या फिर कहें कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है और अपनी शैलियों के कारण और अपने इतिहास के कारण विशेष रूप से। इसके अलावा जब बात करते हैं बौद्ध मठों की, तो दोस्तों बौद्ध मठ जिन्हें बिहार या गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान से सुनिएगा, बिहार या गोम्पा के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है ना। बौद्ध मठों को बिहार या गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बौद्ध पूजा, ध्यान या शिक्षा के केंद्र होते हैं। ये जो बौद्ध मठ होते हैं, यहाँ पर पूजा की जाती है, ध्यान या फिर शिक्षा के केंद्र होते हैं, यहाँ पर शिक्षित किया जाता है। और ये जो बौद्ध मठ होते हैं, ये अक्सर शांत स्थानों पर बनाए जाते हैं। कहां पर? शांत स्थानों पर, क्योंकि जहां पर बात ध्यान की आती है तो ध्यान के लिए एकदम शांत क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है, शांत माहौल का होना जरूरी है, जैसे पहाड़ों पर या कोई दूरस्थ इलाकों में जहां पर आबादी ना रहती हो। बौद्ध मठों की वास्तुकला क्षेत्र के आधार पर विभिन्न अलग होती है, जिनमें मुख्य उदाहरण जैसे लद्दाख में हेमिस मठ देख लीजिए, या हिमाचल प्रदेश में धनकर गोम्पा को देख लीजिए, या अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ को देख लीजिए। तो बौद्ध मठों के अंतर्गत आपको सिर्फ उसकी सामान्य सी परिभाषा देनी है ना। बौद्ध मठों में सामान्य, भाई बौद्ध मठ होते क्या है, बिहार या गोम्पा इनको कहा जाता है। और ये जो मठ होते हैं, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए या बौद्ध अनुयायियों के लिए पूजा के स्थान होते हैं, या ध्यान करने के स्थान होते हैं, या शिक्षा के केंद्र होते हैं, दैट्स ऑल। इन्हें शांत दूरस्थ इलाकों में इनको बनाया जाता है। उदाहरण मांगे तो हेमिस मठ दे दीजिए, लद्दाख में हेमिस मठ है, हिमाचल प्रदेश में धनकर गोम्पा है ना, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है, ये उदाहरण के रूप में काम करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 में जैसा हमने देखा था जैन मंदिरों को। जैन मंदिर के अंतर्गत दोस्तों भारत के प्राचीन जैन धर्म के अपने विशिष्ट मंदिर हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली है, क्योंकि ये भी काफी पुराना धर्म है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो है विशेष रूप से जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। तो जैन मंदिर सादगी और अहिंसा पर जोर देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि जैन धर्म के प्राण है सादगी और अहिंसा, जैन धर्म के प्राण है, ये मान लीजिए। तो अगर आप जैन धर्म की बात करते हो और सादगी और अहिंसा की बात नहीं करते हो, तो आपका पॉइंट पूरा नहीं होगा, ये समझ लीजिए। क्लियर है? इनमें अक्सर जटिल नक्काशीदार, किसकी मंदिरों की हम बात कर रहे हैं, जैन मंदिरों में जटिल नक्काशीदार संगमरमर की संरचनाएं देखने को मिलती है। जैन तीर्थकरों, जैन तीर्थ का समझ लो ना आप, जैन तीर्थकरों जैसे कि बौद्ध धर्म में सिख धर्म में 10 गुरु हुआ करते थे, उसी प्रकार से जैन धर्म में उनको जैन तीर्थकर कहा जाता था, ठीक है। जो जैन के गुरु होते थे उनको जैन तीर्थकर कहा जाता था। ये लिखा हुआ है आध्यात्मिक नेताओं को। तो इनकी मूर्तियां यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर, राजस्थान के माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, वो भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दैट्स ऑल। इसके बाद में बात करते हैं सिख गुरुद्वारे की। दोस्तों दरअसल सिख गुरुद्वारे सिख धर्म के अनुयायियों या सिखों के लिए पूजा के स्थल होते हैं। एग्जैक्टली आप में से कई लोग गए भी होंगे, है ना। इनमें से मैक्सिमम तीर्थ स्थलों को आप लोगों ने विजिट किया हुआ है। तो गुरुद्वारे जो है सिख अनुयायियों के लिए या सिख धर्म को मानने वालों के लिए ये महत्वपूर्ण पूजा के स्थान होते हैं, और इनकी भी अपनी एक विशिष्ट स्थापत्य शैली होती है। ये अक्सर ऊंचे मंच पर गुरु ग्रंथ साहिब के साथ एक केंद्रीय हॉल इसमें शामिल होता है, केंद्रीय हॉल शामिल होता है। ये ऊंचे मंच पर बने होते हैं, और गुरु ग्रंथ क्या है दोस्तों, इनकी एक पवित्र पुस्तक है। इसके साथ ही केंद्र में एक मंदिर के बीचों बीच में एक हॉल होता है ना, एक हॉल होता है जहां पर, है ना, इस प्रकार की पूजा आराधनाएं की जाती है। इसके अलावा पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, जिसको हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, भारत में सबसे प्रतिष्ठित सिख गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर। क्लियर है? चलिए इसके बाद में बात करते हैं, 2 लास्ट के पॉइंट बचे हुए हैं, और मैंने बताया था ना कि एकदम बेसिक सा टॉपिक है आज का, कोई ज्यादा वो बर्डन देने वाला या बहुत ज्यादा उलझन वाला नहीं है, बहुत इजी पॉइंट है और इजी कॉन्सेप्ट है। बस थोड़ा सा आपको याद ये रखना है कि लिखना किस प्रकार से कितना लिखना है। नहीं तो होता क्या है ना, जब हम किसी एक तथ्य पर चर्चा करने चलते हैं एग्जाम में, तो जरूरत से ज्यादा उसमें लिख जाते हैं, जहां पर नहीं लिखना होता है वहां पर भी लिख देते हैं। तो इतनी आवश्यकता नहीं होती एग्जाम में, आपसे जो पूछा गया है आपको सिर्फ उसी का रिपीट करना, उसी का आंसर देना होता है, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं इस्लामी तीर्थ स्थलों की। भारत जो है कई तीर्थ स्थलों
दरगाह या मस्जिदों का घर है। तो सिंपल सी कहानी है। जिस तरह से भारत में कई मंदिर हैं, मठ है, जैन जैनियों को मंदिर है, इसी प्रकार से इस्लामी तीर्थ स्थल भी भारत में कई सारे तीर्थ स्थल हैं, जिनमें कई प्रसिद्ध दरगाहें हैं, कई प्रसिद्ध मस्जिदें हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए एक धार्मिक महत्व रखते हैं। राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह है, अजमेर शरीफ दरगाह है। दिल्ली में जामा मस्जिद है, वहीं हाजी अली दरगाह है ना। तो देश के कुछ प्रसिद्ध इस्लामी तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा बात करते हैं घटिकाएं की, तो दोस्तों घटिकाएं दरअसल पल्लव राज्य के अंतर्गत घटिका शब्द का प्रयोग कर्नाटक के मंदिरों के निकट स्थित संस्कृत महाविद्यालयों के लिए किया जाता था। ठीक है, तो घटिकाओं को आप तीर्थ स्थल ना समझे, बल्कि ये महाविद्यालय हुआ करते थे, संस्कृत महाविद्यालय हुआ करते थे, जिन्हें घटिकाएं कहा जाता था। कब कहा जाता था? ये परंपरा आप जरूर याद रखना, पल्लव राज्य, जब पल्लवों का साम्राज्य था भारत पर, उस समय संस्कृत महाविद्यालयों को घटिकाएं कहा जाता था। और ये संस्कृत महाविद्यालय अर्थात की घटिकाएं भी हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रही है। अंतिम रूप से यदि बात करें निष्कर्षतः, तो ये पवित्र स्थान न केवल पूजा स्थानों के रूप में काम करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक स्थलों के रूप में भी काम करते हैं, कि यहाँ पर सिर्फ पूजा पूजा अर्चना ही नहीं की गई, मतलब पूजा के लिए ही ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि साथ ही साथ में हमारी संस्कृति को उजागर करने के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो देश के समृद्ध इतिहास, वास्तुशिल्प प्रतिभा, धार्मिक बहुलवाद को दर्शाते हैं। क्लियर है? इन विविध पूजा स्थलों का सह अस्तित्व भारत की धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा और इसके जीवंत बहुसांस्कृतिक लोकाचार का एक प्रमाण है। कुल मिलाकर अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि भारत में जितने भी हमने संवाहकों की बात की है, जितने तीर्थ स्थलों की बात की है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, प्रत्येक तीर्थ स्थल ने भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। संस्कृत हजारों साल पुरानी संस्कृति हो, या हमारे प्राचीन प्रतिभा हो, या हमारा प्राचीन इतिहास हो, या प्राचीन शिल्प कला हो, या कई कलाओं की अन्य श्रेणियां हो, सबको वर्तमान तक ढोकर के लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिससे आज हम वर्तमान में इसको पढ़ रहे हैं और व्यवहारिक जीवन में भी इनको अप्लाई करते हैं। आज भी आप जब वर्तमान में बने हुए कई मंदिरों में, जैसे आज वर्तमान में भी जो जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है, उन मंदिरों को भी आप देखोगे ना, तो वहां पर भी हमने प्राचीन मंदिरों से ही शिक्षा ली है कि किस प्रकार की नक्काशी के साथ, किस प्रकार की शिल्प कला के साथ में उनको बनाना चाहिए। और आज भी संभवतः हम उन कलाओं को एक्सेप्ट करते हैं, अपनाते हैं, और उसी आधार पर मंदिरों का निर्माण भी किया जाता है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको कंप्लीट समझ आया होगा। एकदम छोटा सा और एकदम व्यवहारिक सा सेशन था, कोई ज्यादा लेंदी नहीं था, उबाऊ नहीं था, एकदम आसान वे में चला सेशन। ठीक है ना? अगला सेशन जो होगा उसमें भी हम बात करेंगे भारत के तीर्थ। वैसे तो सब्जेक्ट में इतना बर्डन नहीं है, अभी इस फर्स्ट यूनिट में इतना ज्यादा लोड नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल अब बढ़ता चला जाएगा। इससे सबसे पहले हमने कुछ परंपराओं की बात की थी कि जीवंत परंपराएं क्या होती है, फिर हमने बात की कि भारत में परंपराएं कौन कौन सी है, उसके बाद में अब हमने संवाहकों की बात की है। अब संवाहकों से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भारत के तीर्थों की, कि भारत के कौन कौन से तीर्थ है जो प्रसिद्ध है, और तीर्थ जो है हमारी परंपराओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण, भारत की जीवंत परंपरा के रूप में ये तीर्थ स्थान कैसे अपना महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। ये सारी चर्चा जो है हम कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। क्लियर है? तो अगले मतलब लेक्चर नंबर 4 में भारत के तीर्थों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, और वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना? आपके सिलेबस में है इसलिए चर्चा करेंगे। चलिए, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दे दी गई है, चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा सेशन को लाइक कमेंट कर दिया करें, और थोड़ा आगे बढ़ा दिया करें, ताकि अन्य स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो सके। मिलेगा अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।